सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं, ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की है। इस सीरीज को शुरू करने के पीछे हमारा मोटिव ये है कि आपकी तैयारी को हम और ज़्यादा बेहतर बना सके। साथ ही हफ्ते भर में आपने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन करना है। संडे इसलिए लाया गया है ये वीडियो क्योंकि हफ्ते भर के जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं, एक साथ एक ही वीडियो में संडे को जो है उन सभी क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर सके। तो हमारे आज के वीडियो में दोस्तों हम 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप घर बैठे एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एमपी पुलिस की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता कौन रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों या पिछले हफ्ते बोल सकते हैं हम, पिछले हफ्ते डच लेखक हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। इन्होंने जो है अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने के साथ ही रिजनेवेल्ड 29 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। इस पुस्तक में दोस्तों नीदरलैंड की एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें एक युवा लड़की होती है जिसका नाम होता है जेस, और इसका एक भाई होता है जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ये सोचती है कि इसके भाई की मौत जो है इसकी वजह से हो गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। दरअसल होता ये है दोस्तों, ये जो लड़की है ना जैश, ये अपने भाई को जो है आइस स्केटिंग के लिए इजाज़त मांगती है, लेकिन इसका भाई जो है इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मन ही मन ये अपने भाई को कोसती है और कहती है कि मेरा भाई मर जाए, और सही में जो है उसका भाई मर जाता है। तो फिर जो है इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का। अपने भाई की मौत का जो इल्ज़ाम है ये अपने ऊपर ले लेती है, अपने आप को ही वो गलत मानने लगती है। हालांकि जो भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बुक है। दोस्तों, बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। एक होता है मान बुकर प्राइज़ और दूसरा होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। अपने किसी और दिन हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे और उसमें जो है ये दोनों ही पुरस्कारों को डिस्कस करेंगे। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता कौन रहा, तो ये रही हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पिछले दिनों एएसआई ने कितने नए सर्कल खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे जो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के सहमति से 7 नए सर्कल खोलने की घोषणा की है। और ये 7 सर्कल कहाँ कहाँ खोले जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला खोला जाएगा तमिलनाडु के त्रिची में, दूसरा खोला जाएगा पश्चिम बंगाल के रायगंज में, तीसरा खोला जाएगा गुजरात के राजकोट में, चौथा खोला जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। बिल्कुल रट लेना ये क्वेश्चन, जबलपुर वाला है, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के झांसी में, और उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में जो है एक और खोला जाएगा। इसी के साथ कर्नाटक के हम्पी में जो है ये 7 नए सर्कल खोले जाने वाले हैं। एएसआई की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में अवस्थित है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है बीते दिनों एएसआई ने कितने नए सर्कल खोलने की घोषणा की थी, तो ये की है 7 सर्कल। बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर 29 अगस्त को जो है 2012 से ये मनाया जा रहा है। 2012 में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और इन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त के दिन ही भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं और इन पुरस्कारों के तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में जो है मैंने अपने 31 अगस्त 2020 के वीडियो में
पूरी बातें आपको बताई हुई हैं कि कैसे इनकी जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मुलाकात हुई थी, कैसे हिटलर ने जो है इन्हें वहाँ के लिए हॉकी खेलने को कहा जर्मनी की तरफ से, कब ध्यानचंद ने इसके लिए मना कर दिया। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने उसमें बताए हुए हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारा 31 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। हम यहाँ पर रिवीजन करने के लिए आए हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो है ये किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों बीते दिनों केरल की जो राज्य सरकार है इनके द्वारा प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस को केरल सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार कराया गया है और इसकी लागत जो है ये करीब 6.8 करोड़ के लगभग आई है। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, जो इन्होंने जो है केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में जो है इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। तो हमारा जो प्रश्न है कि प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू की है डी केरल ने। हमारा अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जो हैं ड्वेन ब्रावो, आप सभी जानते हैं इनको। T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 के एक मैच में जो है ये उपलब्धि हासिल की है। तो हमारा जो प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं ए ड्वेन ब्रावो। हमारा अगला प्रश्न है 51वां IFFI का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित कराया जाएगा। ये फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 की वजह से हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल होगा, जिसमें ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज़ के साथ साथ थिएटर की स्क्रीनिंग जो है इन्हें भी पब्लिश किया जाएगा। तो जो हमारा प्रश्न है कि 51वां IFFI का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा या किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बी गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। दोस्तों पिछले हफ्ते हमारे जो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों के 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर यह घोषणा की गई है, अभी हमने पहले ही पढ़ा है। इसके पहले वर्ष 2008 में आखिरी बार इन पुरस्कारों की राशियों में परिवर्तन किया गया था। दोस्तों इसी क्रम में जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो पुरस्कार राशि है 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो इनकी जो राशि है ये 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है इसकी राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है इसकी राशि 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। ध्यानचंद पुरस्कार के विजेताओं की बात करें तो इनकी राशि भी 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है डी 25 लाख। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चैडविक बॉसमैन जिनका बीते दिनों निधन हो गया ये किस देश के दिग्गज अभिनेता थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं इनको, बहुत ही दिग्गज ये अभिनेता थे। इनका जो है कोलन कैंसर की वजह से पिछले हफ्ते निधन हो गया है। इनका जन्म दक्षिणी कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था। 2003 में आई टीवी सीरीज ऑल माय वॉइस से इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्होंने ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी, जो कि जहां से इन्हें जो है विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। तो जो हमारा प्रश्न है कि चैडविक बॉसमैन जिनका बीते दिनों निधन हो गया ये किस देश के दिग्गज अभिनेता थे, तो ये थे सी अमेरिका के। हमारा अगला प्रश्न है कि पिछले दिनों किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है। इसी खेल दिवस के अवसर पर जो है ये
जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, इन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना की बात करें दोस्तों, ये विजय पथ योजना क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो 19 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो है भारत का और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, इन खिलाड़ियों के घरों तक जो राज्य की सरकार है वो पक्की सड़कें बनवाएगी। अभी तक इस योजना की शुरुआत में दोस्तों 19 खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया है। आगे और भी ऐसे खिलाड़ियों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। जो लाभान्वित हो चुके हैं उन कुछ खिलाड़ियों की हम बात करें तो आप जानते ही हैं, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, हमारी टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ जैसे जो खिलाड़ी हैं अभी इस सूची में इन्हें शामिल किया गया है और इनके घर तक जो है पक्की सड़कों का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कराया जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है, तो ये की है बी, उत्तर प्रदेश ने। हमारा अगला प्रश्न है, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश रहा। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के चलते इस वर्ष का फिडे जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता चेस की आयोजित कराता है, ये ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कराई गई है। इस प्रतियोगिता में फिडे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की गवर्निंग बॉडी है, इसके द्वारा भारत और रूस दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। हुआ यह था दोस्तों दरअसल क्योंकि लास्ट के जो 2 मैच थे इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इशू आ जाने की वजह से जो फाइनलिस्ट थे, तो दोनों फाइनलिस्ट थे, तो भारत और रूस दोनों फाइनलिस्ट थे, तो इन दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। तो हमारा जो प्रश्न है कि फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश रहा, तो ये रहे हैं सी, भारत और रूस उपयुक्त दोनों। अब बात करें कि इसमें हमारे जो खिलाड़ी थे कौन से खिलाड़ी थे, तो विदित गुजराती, विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, आर प्रगनंदा जैसे प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों ने जो है इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत जो है आगामी 31 अक्टूबर 2020 से की जाएगी। आप सभी को पता है 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जो है जयंती होती है और इसी के अवसर पर जो है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हवाई यात्रा जो है इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली इस सी प्लेन सेवा को जो है दोस्तों स्पाइस जेट एयरलाइन जो है ये ऑपरेट करने वाली है और गुजरात की जो सरकार है उन्होंने इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण के साथ में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि किस राज्य में 31 अक्टूबर से सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी, तो ये की जाएगी बी, गुजरात में। अपने ही इस तरह का दोस्तों गुजरात पहला राज्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र खोलेगा। दोस्तों फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के मोटिव से केरल की जो राज्य सरकार है इनके द्वारा एक पहल करते हुए ये कहा गया है कि केरल जो है ये देश का पहला IWTC अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र या इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है इसे स्थापित करेगा। ये सेंटर जो है केरल के कोझिकोड में स्थापित किया जाएगा। केरल सरकार ये कह रही है इसके पीछे दोस्तों कि जो यूनाइटेड नेशन है इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, इन गोल्स को अचीव करना और लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी के लिए इस सेंटर को जो है एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र खोलेगा, तो ये खोलेगा सी, केरल। केरल सरकार द्वारा लिया गया दोस्तों ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही सराहनीय है क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका बीते दिनों निधन हो गया है दोस्तों, ये भारत के किस पदक्रम के या किस नंबर के राष्ट्रपति थे। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। ये पिछले 10 अगस्त से आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके निधन पर पूरे देश में दोस्तों शोक की लहर है। भारत सरकार ने आगामी 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है और इस दौरान आप सभी को पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये आधा झुका रहेगा।
इनकी अगर बात करें दोस्तों हम प्रणब मुखर्जी जी की, तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ था। ये वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। अपने कार्यकाल के दौरान जो है प्रणब दा ने कई महत्वपूर्ण और अहम फैसले लिए। इसमें 2008 के मुंबई हमले के दोषी कसाब और 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिया जाना इनके प्रमुख फैसलों में से एक फैसले रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दोस्तों बांग्लादेश में भी एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। दोस्तों प्रणब मुखर्जी जो हैं इन्हें 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका बीते दिनों निधन हो गया, ये भारत के किस पदक्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये थे बी 13वें पदक्रम के। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने कावकाज 2020 युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? दोस्तों हमारे देश भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के मध्य आयोजित होने वाले कावकाज 2020 युद्धाभ्यास से हटने का फैसला लिया है। रूस के इन्विटेशन पर पहले भी हमारा देश कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेता रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से युद्धाभ्यास में आने वाली परेशानियों के चलते हमारे देश भारत ने इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। कावकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज आगामी 15 से 26 सितंबर तक रूस के अस्त्रखान में आयोजित की जाएगी, जहां शंघाई सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश जो हैं ये भाग लेंगे। चीन और पाकिस्तान भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कावकाज 2020 युद्धाभ्यास में किस देश ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? दरअसल दोस्तों हमने पहले जो है इसमें शामिल होने के लिए हामी भरी थी, लेकिन जो है बाद में हमने इसमें शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है ए भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शिंजो आबे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के चलते 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा कर दी। ये 65 वर्षीय शिंजो आबे जो हैं ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान के सर्वोच्च नेता के रूप में 7 साल और 8 महीनों तक इन्होंने कार्य किया। जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है ये भी शिंजो आबे के नाम पर ही है। शिंजो आबे जो है ये दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके पहले भी इन्होंने जुलाई 2006 से 2007 के बीच में कुछ समय के लिए जापान के पीएम के रूप में कार्य किया था। तब ये देश के सबसे कम उम्र के पीएम बने थे। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं डी जापान के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश ने भारत को पिछले हफ्ते 3500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? दोस्तों पिछले हफ्ते जापानी सरकार ने भारत को लगभग 3500 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया है। जापान ने भारत को ये ऋण कोविड-19 महामारी संकट से निपटने के लिए प्रदान किया है। ये ऋण कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, साथ ही भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए भी भारत जो है एक हेल्थ सिस्टम जो है ये इस ऋण की सहायता से डेवलप करेगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश ने भारत को 3500 करोड़ रुपए के ऋण का ऐलान किया है या ऋण प्रदान किया है? तो ये किया है डी जापान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पिछले हफ्ते बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल से एक बुक लिखी है। इस बुक को जो है दोस्तों जजरनॉट बुक द्वारा पब्लिश किया जाएगा और ये पुस्तक उनके जुड़वा बच्चों की कहानी पर आधारित है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि बच्चों की परवरिश के दौरान माता पिता जो हैं उनको किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों को जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में संकलित किया है। इसके पहले दोस्तों इन्होंने एन अनसुटेबल बॉय नामक टाइटल से अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। तो ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार अभिनेताओं की लिखित पुस्तकें जो होती हैं इनसे भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर है सी करण जौहर।
हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों पिछले दिनों आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष जो हैं अविक सरकार जी, इन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। अविक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स और पेंगुइन इंडिया के संस्थापक और संपादक रहे हैं। 2003 में इन्होंने जो है स्टार न्यूज की खरीदारी की, जो कि एबीपी समूह द्वारा की गई थी। इसमें भी अविक सरकार की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पीटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, भारत की सबसे नामी न्यूज एजेंसी है। 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी और 1949 में पीटीआई ने अपना कार्य जो है शुरू कर दिया था। पीटीआई के हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया अविक सरकार को। हमारा अगला प्रश्न है सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है हमारी, इसकी जो नियुक्ति समिति है, इनके द्वारा प्रमोद चंद्र मोदी जी को, जो कि वर्तमान में सीबीडीटी के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। पीसी मोदी जो है फरवरी 2019 में इन्हें सीबीडीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। सीबीडीटी क्या है दोस्तों, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इसके इतिहास के बारे में मैंने जो है हमारा जो 3 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें मैंने हर एक बात बताई है। सीबीडीटी कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी भी स्थापना हुई थी। सारी बातें जो हैं मैंने उस करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस की है। तो एक बार आप जाकर अगर सीबीडीटी का इतिहास जानना चाहते हैं और सीबीईसी का इतिहास जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। प्रश्न में हमसे पूछा है कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये है डी प्रमोद चंद्र मोदी जी। हमारा अगला प्रश्न है कि 2021 के साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा या कौन सी संस्था करेगी, दोस्तों CFI जो है ये वर्ष 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ये जो सम्मेलन होगा दोस्तों ये 1 दिवसीय सम्मेलन होगा। 2021 में ये समिट जो है दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हमारी आज़ादी के 1 वर्ष पूर्व 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है और परमिंदर सिंह ढीगरा जी जो है ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो जो हमारा प्रश्न है कि 2021 के साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा CFI या साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा अच्छे से याद करके रख सकते हो याद करके रख लो। किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक या GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है दोस्तों ये पहली बार टॉप 50 कंट्री में शामिल हुआ है। भारत ने इस बार 4 पायदान की छलांग लगाते हुए 48वां स्थान प्राप्त किया है। 2019 में भारत इस सूचकांक में 52 या 52वें स्थान पर था। इस रैंकिंग की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक वर्ष कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और संयुक्त राष्ट्र का जो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड जो है ये 131 देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। GII का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी मैंने 4 सितंबर 2020 के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है और कब से इसकी शुरुआत हुई, जो इसके उद्देश्य क्या होता है, इसमें कौन कौन से नॉब्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है, फिर इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आपको भेजता हूं कि भाई जा करके इस दिन के करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेना। दोस्तों आप भूलिए मत कि हमारा ये रिवीजन का वीडियो है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा
और मुझे भी जो है पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। हमें जो है ये रिवीजन करना है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप रेगुलर मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी नए हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इन सारी चीज़ों का इतिहास आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इतने तारीख का जो करंट अफेयर्स का वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिलेगा, उसे जा करके देख लीजिए। तो हम लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो पहली बार टॉप 50 कंट्री में आया है भारत, और इस बार हमारी पोजीशन रही है बी 48। हमारा अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड में किस यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है। दोस्तों, पिछले दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दो यूनियन टेरिटरी के शामिल होने के बाद देश में अब तक 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में शामिल किया जा चुका है। भारत सरकार ने एक गोल सेट किया है, एक लक्ष्य रखा है कि उसे 2021 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम या योजना से जोड़ना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जो है किस यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है, तो लक्षद्वीप और लद्दाख जो है, इन दोनों को ही जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, ये स्कीम जो है, सारी स्कीम कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब कब कौन कौन से राज्य शुरू हुए, इसमें शामिल किए गए, सारी बातें जो हैं मैंने 4 तारीख के अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस की हैं, तो वहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी किस राज्य की हैं। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी जी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। इन्होंने राज्य और देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर एम वीर लक्ष्मी जी को नियुक्त किया है। ये 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर जो है अपनी सेवाएं देंगी। तो हमारा जो प्रश्न है कि इसकी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी किस राज्य की हैं, तो ये हैं डी तमिलनाडु की। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तेलंगाना में है। चर्चा में इसलिए है ये क्योंकि पिछले दिनों जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन एनर्जी मैनेजमेंट में अच्छा कार्य करने के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का पुरस्कार जो है इसे प्रदान किया गया है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा नेवी युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इंदिरा नेवी युद्ध अभ्यास भारत और रूस की नौसेना के मध्य आयोजित किए जाने वाला सैन्य अभ्यास है। यह युद्ध अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष के भीतर आयोजित किया जाता है। चर्चा में इसलिए है ये क्योंकि दोस्तों युद्ध अभ्यास जो है ये रिसेंटली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है, और भारत और रूस की जो नौसेना है, ये दोनों ही सेनाएं जो हैं इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रही हैं। इस युद्ध अभ्यास का ये 11वां संस्करण है। तो हमारा जो प्रश्न है कि इंदिरा नेवी युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत और रूस के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, वर्चुअली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। पिछले दिनों दोस्तों सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस कैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। हमारे जो भारत के विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर जी, इन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते जो है बैठक वर्चुअली बुलाई गई थी, तो वर्चुअली ये बैठक में शामिल हुए थे, और इन्होंने जो है हमारा वंदे भारत मिशन है, जो हमने कोविड-19 महामारी जब शुरू हुई इसके बाद जो हम दूसरे देशों में हमारे भारतीय फंसे हुए थे, उनको इंडिया लाने के बारे में जो है इस बैठक में इन्होंने बताया है, और महामारी से निपटने के बेसिस पर ही ये जो बैठक है इसका आयोजन किया गया था। क्योंकि महामारी चल रही है तो इस बैठक का आयोजन वर्चुअली तौर पर किया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि वर्चुअली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो ये की है सी सऊदी अरब ने। हमारा अगला प्रश्न है, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, दिसंबर 2020 में आप सभी जानते हैं इनको ईसाई धर्मगुरु जो है पोप फ्रांसिस, ये अपनी बुक लेट अस ड्रीम को जो है रिलीज करने वाले हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस ने ये बताया दोस्तों कि किस तरह से आपके जीवन में आने वाले संकट, आपके आने वाले जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए सिखाते हैं। साथ ही इन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़े हुए 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताया है। तो बहुत अच्छी ये पुस्तक है। प्रश्न में वापस लौटते हैं। प्रश्न में पूछा है लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं बी
पोप फ्रांसिस। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि हमारे जो श्री राजनाथ सिंह जी ये जो है ये रशिया की यात्रा पर गए हैं एससीओ की समिट में शामिल होने के लिए। और रशिया ने जो है ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो अपनी पाकिस्तान के प्रति जो नो आर्म्स नीति को जारी रखा है, नो आर्म्स नीति जो उसने बनाई हुई है कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार सप्लाई नहीं करेगा, तो उस डील पर जो है इसने खड़ा रहने का फैसला किया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहने का फैसला किस देश ने किया है, तो ये किया है डी, रूस ने। सो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है ये पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।